हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के रसायन विज्ञान का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। लगातार ये बोर्ड में पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद करते हुए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके न्यूमेरिकल, इसके ग्राफ और इसका समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के अणुओं के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है, जो अभिक्रिया का यहाँ पे वेग होता है और जो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता होती है, उनके शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, और इसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे उदाहरण के लिए लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ आर अभिकारक। क्या लेता हूँ? आर अभिकारक लेता हूँ, जो उत्पाद पी में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पे जब उत्पाद पी में परिवर्तित हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो अभिकारक की सांद्रता है, तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है, उसको हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट में ऐसे लिख करके क्या करते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पे ये जो लिखा हूँ मैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक की सांद्रता है। अब यहाँ पे बोला क्या है कि जो अभिकारक की सांद्रता होता है, ये अभिक्रिया के वेग के, ठीक है ना, अभिक्रिया के वेग के। तो देखो, यानी कहने का मतलब अभिकारक की जो सांद्रता होती है, इसका जो शून्य घात होता है अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग दो तरीके से दर्शाया जाता है, एक अभिकारक के अनुसार, एक उत्पाद के अनुसार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग हम लोग किसके अनुसार दर्शाएंगे, तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग दो तरीके से, अभिकारक के अनुसार और उत्पाद के अनुसार। अभिकारक के अनुसार कैसे दर्शाते हैं, तो जो अभिक्रिया का जो अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, तो मान लेते हैं इसका जो परिवर्तन है सांद्रता में, वो क्या है, dr है। क्या है, dr अपान जो लगा समय है, उसको मान लेते हैं dt है। तो dr अपान dt और आगे लगा देते हैं माइनस। माइनस लगाने का मतलब यह है कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। और या तो अगर इसको उत्पाद के अनुसार दिखाना चाहते हैं, तो देखो, चाहे अभिकारक के अनुसार दिखाएं चाहे उत्पाद के अनुसार, दोनों का मान सदैव बराबर होता है। तो उत्पाद के अनुसार दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d, और यहाँ पे लिख देंगे p अपान क्या लिखेंगे, dt। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे dp रहेगा, dp अपान dt। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उत्पाद की जो सांद्रता है, या अब यहाँ पे प्लस है, जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो उत्पाद की जो सांद्रता होती है, वो समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। और यहाँ पे अभिकारक की जो सांद्रता होती है, समय के साथ साथ क्या होती है, घटती जाती है। इसलिए इसको सामने हमने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। तो ये अभिक्रिया का वेग हो गया। अब ये जो अभिक्रिया का वेग है, ये जो क्या है, अभिक्रिया का वेग, ये अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, कथनानुसार इसको क्या लिख सकते हैं, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है, ये समानुपाती है किसके, तो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के। यानी अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिकारक है r, और इसकी सांद्रता को लिखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में, गुरु कोष्ठक में, और इसके ऊपर 0 लगा देंगे। तो ये इसके शून्य घात के क्या है, समानुपाती है। और अभिक्रिया का वेग, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग को अभिकारक के अनुसार, तो लिख सकते हैं माइनस का dr अपान dt, और बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ये जो समानुपाती है, अगर इसका चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो इसके जगह पे k आ जाता है स्थिरांक।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं k इंटू r के पावर 0, यानी कि शून्य घात के क्या है, समानुपाती था। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हमने हटाया तो उसके जगह पे समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, जिसको हम लोग k बोलते हैं। अब ये जो k है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक। इसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ऐसे ही प्रथम कोटि में भी होता है, ऐसे ही द्वितीय कोटि में भी होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो चीज़ मिला है इसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं समीकरण। क्या बोल सकते हैं, समीकरण। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये समीकरण है। और ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, अगर हम लोग इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखें, समाकलित रूप लिखें, तो उसके लिए कुछ और समीकरण मिलेगा और उसी को एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और किसकी अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। अब समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि माना किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 व अंतिम सांद्रता क्या है, RT है। तब अब यहाँ पे क्या होगा, जब t बराबर 0 समय था तो उसकी सांद्रता क्या थी, R0 थी। और जब t समय पश्चात हमने देखा तो उसकी सांद्रता क्या हो गई, RT हो गई। क्या हो गई, RT हो गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका समाकलित वेग समीकरण क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये अभिकारक है और ये p में परिवर्तित हो रहा है, t बराबर 0 समय पर यह था R0 और t बराबर t समय पर ये क्या था, तो ये हो गया था RT। क्या हो गया था, RT। तो यहाँ पे इसका समाकलित वेग समीकरण जब हमें प्राप्त करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समीकरण, अभिक्रिया के लिए समीकरण, अब ये जो समीकरण है क्या होगा, तो यही समीकरण क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण है। और इसी का हम एक रूप लिखेंगे, जिसको पहले इसको शुद्ध से हम लोग लिख लेते हैं, माइनस का dr अपान dt बराबर यहाँ पे लिख देंगे k और इनटू में क्या है, R0, R के ऊपर 0 है। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ के घात में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे या करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का dr अपान dt बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं k। अब ये जो हमें समीकरण मिला है, इस समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये जो समीकरण मिला है, इस समीकरण का हम लोग समाकलन करेंगे। लिखेंगे प्राप्त समीकरण का समाकलन करने पर, प्राप्त समीकरण का समाकलन करने पर
करने पर क्या होगा, समीकरण का समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे डी आर अपान डी टी बराबर के है, यहाँ माइनस का 1/dt को भेज देते हैं उधर, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का, यहाँ पे माइनस को हटा देते हैं, माइनस को भेज देते हैं उधर, तो मिलेगा क्या, डी आर बराबर माइनस का डी टी इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, के मिलेगा। के को कर लेते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे समाकलन का यहाँ पे चिन्ह लिखते हैं और समाकलन का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू डी आर। 1 इंटू डी आर लिखा, कोई अंतर नहीं है। और ये जो यहाँ पे देखते हैं, जो हमें यहाँ पे मिला है, अगर यहाँ पे कोई ना कोई सीमा दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का समाकलन करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उच्च सीमा को ऊपर लिखते हैं, निम्न सीमा को नीचे। तो यहाँ पे उच्च सीमा क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले R0 को हम लोग लिखेंगे नीचे की तरफ और RT को लिखेंगे ऊपर की तरफ। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, R0 और यहाँ पे लिखेंगे RT। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें R0 से लेकर के RT तक का समाकलन करना है। बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस का के को कर लेते हैं आगे, क्योंकि निश्चित वैल्यू का समाकलन नहीं होता है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 इंटू डी टी। और डी टी का कहाँ से करना है, तो 0 से लेकर के कहाँ तक करना है, t समय तक। तो अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ समाकलन। तो कहने का मतलब क्या है, जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिले क्या, तो देखो हमेशा 1 इंटू डी एक्स, जैसे अगर कहीं दे देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 इंटू डी एक्स और इसका समाकलन पूछेगा तो x हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 इंटू डी आर है तो इसका समाकलन क्या होगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे r, ऐसे लिखेंगे। और r कहाँ से कहाँ तक, तो R0 से लेकर के RT तक बराबर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का k, तो माइनस का k और अंदर हमें क्या मिलेगा, t, और t कहाँ से मिलेगा, 0 से लेकर के t तक। R0 से RT तक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर यहाँ पे होगा माइनस का k और t से 0 घटाएंगे तो t ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का k और इनटू में यहाँ पे t माइनस 0 को हम लोग t ही लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे RT माइनस R0 बराबर हमें क्या मिलेगा, तो बराबर हमें मिलेगा माइनस का k t, ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो चीज़ हमें मिला हुआ है, ये जो चीज़ हमें मिला हुआ है, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा RT बराबर माइनस का KT प्लस R0, ये चीज़ हमें मिला। और यही जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, यही शून्य कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यही शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, लिख लेंगे। और लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे इस पे ग्राफ, उसके बाद देखेंगे टी हाफ, उसके बाद देखेंगे हम लोग T75, T80, T90, ऐसे हम लोग देख करके उसके बाद इस पर सवाल लगाना शुरू करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ क्या होगा, और ग्राफ के बाद हम लोग देखेंगे टी हाफ के बारे में, उसके बाद T75, T80, T90 पे क्या क्या इसका कंडीशन हो सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, तो किसी भी ग्राफ के लिए समीकरण हम लोग लिखते हैं यहाँ पे y बराबर mx प्लस सी, यानी mx प्लस सी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी ग्राफ खींचा जाएगा y और x के बीच में खींचा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, y और x के बीच में। तो यहाँ पे जो समीकरण हमें मिला था, वो समीकरण हमें क्या मिला था, तो हमें समीकरण मिला था क्या, तो मिला था यहाँ पे लिख सकते हैं आर टी बराबर माइनस का के टी प्लस R0, ये हमें समीकरण मिला था। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ खींचना है उसमें एक्सिस के रूप में क्या होगा, RT होगा और T होगा। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है, तो RT है। तो यहाँ पे सबसे पहले y क्या होता है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो एक्सिस होता है इसको हम लोग y बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, RT है।
और ये जो एक्सिस है ये क्या है, टी है, क्या है, टी है। तो एक्स यहाँ पे टी है और वाई की जगह पे क्या है, आर टी है। तो हमें जो ग्राफ खींचना स्टार्टिंग करना होता है, जो प्लस पॉइंट, ये जो सी है ना पॉइंट, यही से ग्राफ खींचा जाता है। तो सी के जगह पे क्या है, आर नॉट। तो मान लेते हैं कोई बिंदु है जहाँ पे क्या है, आर नॉट है, और यहाँ पे जो ग्राफ का जो ढाल होता है, जो उसकी प्रवणता होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सामने जो साइन होता है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो साइन होता है इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे अगर धनात्मक रहेगा तो उसका जो स्लोप होगा वो ऊपर की तरफ, उसकी प्रवणता जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो इसका स्लोप किधर की तरफ, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे आर नोट से हम लोग स्लोप क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। क्यों, क्योंकि m बराबर, m की जगह पे जो हमें मिला है वो क्या मिला है, माइनस का k मिला है, इसलिए इसका जो प्रवणता होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो ये हो गया किसके लिए ग्राफ, तो ये हो गया ग्राफ किसके लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का ग्राफ हो गया। यहाँ पे पेपर में कहीं कहीं मात्रक से रिलेटेड पूछ देता है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताया था, TRICK ट्रिक बताया था। क्या बताया था, तो मैं बताया था कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा, k का जो मात्रक होगा, k का मात्रक वो क्या होता है, तो k का मात्रक होता है मोल, और नीचे लिख देंगे लीटर, और ऊपर लिखेंगे 1 माइनस n, और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड इनवर्स। क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो n है ना, ये देखना है कौन सी कोटि के लिए। अगर शून्य है तो n का मान 0, तो शून्य कोटि के लिए हमें निकालना है। तो शून्य कोटि के लिए शून्य कोटि के लिए जो n होगा इसका मान कितना होगा, 0 होगा। प्रथम कोटि लिए n का मान 1 हो जाएगा, द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2 हो जाएगा। तो किसी भी कोटि का यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे k का जो मात्रक होगा, k का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे n का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल, यहाँ पे हो जाएगा लीटर, और इसके पावर में 1 माइनस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोल इंटू लीटर, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये जो मात्रक होता है ये k का मात्रक होता है, अर्थात शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। तो ये होता है, पेपर में कई बार आ भी चुका है यहाँ से भी क्वेश्चन। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना। तो यहाँ पे अर्धायु काल के रूप में हमें क्या देखना है कि जो समीकरण था, अर्धायु काल का मतलब ये होता है कि वह समय जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता होती है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस काल को हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु काल। तो यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, इसको प्रयास करते हैं हम लोग t 50% या t हाफ से। अब यहाँ पे देखने वाले हैं जो समीकरण था अभिक्रिया का, समीकरण वो क्या था समीकरण, तो समीकरण यहाँ पे था आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस का के टी था। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा शुद्ध रूप लिखेंगे तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा के टी बराबर, हमें क्या मिलेगा, के टी दोनों तरफ मैंने माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो जैसे माइनस से गुणा करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी क्या मिलेगा, आर नॉट माइनस आर टी। और पता है इस समीकरण में सबको कि जो आर टी है वो क्या है, टी समय पश्चात सांद्रता है, आर नॉट है वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, टी है लिया गया समय, और के है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमें अर्धायु काल के लिए लिखना है, अर्ध आयु काल के लिए, तो अर्धायु काल में जो अभिकारक की जो सांद्रता शेष जो बचती है वो क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता के, यानी प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट की क्या जाती है, आधी रह जाती है। यानी कि जो अंतिम सांद्रता है आर टी वो किसके
तो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, तो हम कहेंगे जितने समय में होगी उसे ही बोलते हैं अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो यहाँ पे टी जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, टी 50%, क्या लिखेंगे, टी 50%, यानी कि अर्धायुकाल, यानी 50% पूरा हुआ है। या कहीं कहीं इसको टी हाफ भी लिखता है, क्या लिखता है, टी हाफ भी लिख देगा। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका मान हम लोग इस समीकरण में रख करके देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो रख देते हैं, तो यहाँ मिलेगा के 50%, यहाँ लिख देंगे के 50% बराबर हमें क्या मिलेगा, तो R0 माइनस R0/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो मिलेगा के टी 50% बराबर हमें मिलेगा 2R0 माइनस R0/2। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है क्या, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, टी और यहाँ पे लिख देंगे के 50% बराबर क्या मिलेगा, तो मिलेगा R0/2। ये मिला। के को भेजते हूँ उधर तो हमें मिलेगा टी 50% बराबर R0/2 के। और ये जो समीकरण हमें मिला ये अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टी 50% के लिए क्या होगा, इसी तरह 75% के लिए क्या होता है, तो टी 75% के लिए, 75% के लिए, तो टी 75% के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर 75% निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे अभिक्रिया का 4 हिस्सा करेंगे, तो 4 हिस्सा करने के बाद वहाँ पे 1/3 हिस्सा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया है। तो उसका जो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला क्या है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3R0/4K। क्या मिलेगा, 3R0/4K। और टी 80% पे अगर निकालना चाहेंगे तो इसका मिलने वाला कितना है, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर, यानी 5 हिस्सा अगर करेंगे तो 4 हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 4 हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 4R0/5K, ये हो जाएगा 80% के लिए। 90% के लिए क्या होगा, तो 90% के लिए अलग रूल होगा। इसी प्रकार 90% के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 9 हिस्सा कंप्लीट हो गया है और 1 हिस्सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टी 90% के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो टी 90% के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9R0/10K। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही हमें मिलेंगे समीकरण। तो ये टी 75% के लिए है और ये टी 80% के लिए है। समय कम है, नहीं तो ये सब बताता कि कैसे कैसे निकला है। काफ़ी आसान है कि जब यहाँ पे 50 के लिए हमने क्या लिखा, R0/2 लिखा, तो यहाँ पे 75 के लिए क्या कर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जो R0 है, जो हमें R0 मिला है, यहाँ पे R0/4 लिखेंगे। तो 4 को हम लोग यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो 4R0 माइनस R0 क्या हो जाएगा, 3R0, तो वही मिला 3R0/4K। वैसे ही यहाँ पे 80% आया तो 20 से डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे 4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, 80% पूरा हो चुका है 5 हिस्सों में, तो यहाँ पे 4 हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अब वैसे ही टी 90 का निकालेंगे तो 10-10 से डिवाइड करने का, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उसका जो 9 हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया है और 1 हिस्सा बचा हुआ है, 9R/10K हो जाएगा। तो ऐसे ही सबका समीकरण निकाले हैं। तो यहाँ पे ये हो गया टी हाफ के लिए, टी 75 के लिए, टी 80 के लिए, टी 90% के लिए। अब हम लोग लगाएंगे सवालों को, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं, अब सवाल देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टी 75% के लिए क्या होता है, टी 80% के लिए क्या होता है और टी 90% के लिए क्या होता है। क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में टी 75% पे भी आ जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि T50% और T75% में क्या रिलेशन है, यानी क्या संबंध है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबके। सबसे पहले हम लोग 75% पे देखेंगे, 80 पे देखेंगे और 90 पे देखेंगे, क्योंकि ये तीनों फेमस कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे किस पे, तो T75%। तो T75% जब भी T75% आएगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे T75% बराबर होता है 3R0/4K। यानी 75% का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर 100% का 4 हिस्सा कंप्लीट किए, 4 हिस्सा में तोड़े तो 3 हिस्सा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक ही हिस्सा क्या है, बचा हुआ है। तो 1/4 जो बचा हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि 3R0/4K। उसी तरह अगर कंडीशन नंबर 2 के लिए बोलेगा T80% के लिए, किसके लिए, 80% के लिए, तो 80 का यहाँ पे क्या करेंगे कि 100% को हम लोग 5 मल्टीपल भागों में तोड़ेंगे, यानी कि 20×5=100। यानी कि यहाँ पे 5 हिस्से में हम उसको तोड़ेंगे तो 5 के नीचे और नीचे ऊपर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ऊपर 80% के लिए 4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे बचेगा क्या, 4R0, ये हो जाएगा। उसी तरह 90% के लिए क्या होगा, तीसरा कंडीशन 90% के लिए T90%, ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3। T90% के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि उसको 10 हिस्से में तोड़ेंगे और 9 हिस्सा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 9R0/5 के बोल रहा हूँ 10K। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो K है ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, R0 है ये प्रारंभिक सांद्रता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो ये T75% है, यानी कहने का मतलब क्या है कि T75% का मतलब 75% अभिक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। 80% का मतलब 80% अभिक्रिया कंप्लीट हो गया है। 90% का मतलब 90% अभिक्रिया कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कभी कभी यहाँ पे पूछता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा भी गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे T75% व T50% में संबंध क्या होगा, ये दोनों में रिलेशन, इसी के बारे में, क्योंकि ये कई बार आ चुका है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और T75% में क्या संबंध है, इसके बारे में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अर्धायुकाल शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए T50% बराबर क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि R0/2K ये होता है, R0/2K होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार 75% के लिए, T75% के लिए, तो इसका क्या होगा 3R0/4K ये होगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, या फिर इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। मान लो इसको समीकरण 2 मत मानो, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हमें मिलेगा, T75% बराबर 3R0, नीचे क्या मिलेगा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 × 2K। अब यहाँ पे ध्यान देना R0/2K जो है, R0/2K क्या इसके जगह पे T50% नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर R0/2K की जगह T50% लिख दें तो कोई अंतर नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमें मिलेगा क्या, T75%
बराबर हमें क्या मिलेगा 3/2। उसके बाद इसके जगह पे हम लिख सकते हैं t 50%। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो भाग में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2 × t 75%। क्या लिख सकते हैं 2 × 75% बराबर 3t 50%। एक ये रूप हम लोग ले सकते हैं, या तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 बचेगा, यानी कि यहाँ मिलेगा हमें t 75% बराबर 1.5 × t 50%। तो ये वाला रूप भी आप लोग लिख सकते हैं, चाहे लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है। वैसे ही t 80 के लिए पूछ देगा या फिर t 90 के लिए पूछ देगा, तो दोनों के लिए अगर पूछ देगा तो हम लोग ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे t 90% के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे बता देते हैं t 90% के लिए भी। तो t 90% के लिए हम लोग लिख सकते हैं t 90% इक्वल टू 9r0/10 के। अब 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2, क्या लिख सकते हैं, तो t 90% इक्वल टू 9r0/5 × 2 के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो r0/2 के, इसके जगह पे हम लोग t 50 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो यह जगह t 90% इक्वल टू 9/5, और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं t 50%। 9/5 का वैल्यू कितना होगा, तो कितना वैल्यू होगा इसका, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्टली इसको भेज दो, यहाँ पे इसको यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × t 90% इक्वल टू 9 × t 50%, ये भी लिख सकते हैं। तो एक रूप ये हो गया। या तो अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखो t 90% इक्वल टू, इसको अब इसमें क्या करो, भाग दे दो, तो 5 एकम 5, यानी कि 1.4, तो ये जगह 0.8 × 40, यानी कि 1.8 आएगा t 50%। ये हो जाएगा शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए t ½ यानी t 50% और t 90% में रिलेशन। तो ये हो गया। उसी तरह t 80% के लिए भी होगा, तो उसको खुद निकाल के देखेंगे कैसे निकलेगा। तो यहाँ आज के लिए केवल इतना ही। अब ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सवाल आते हैं, कुछ ऐसे ही रिलेटेड आते हैं। और हम लोगों ने देखा समाकलित वेग समीकरण भी, और हम लोगों ने देखा ग्राफ भी, और वेग स्थिरांक का मात्रक भी। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब बस केवल न्यूमेरिकल देखा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे आते हैं। तो उसको भी देख करके हम लोग क्या करेंगे, उस पर लास्ट वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ रहेगा। तो आज के लिए इसका इतना ही, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।